प्लेलिस्ट तो देख ही रहे हो एसएस की 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आप पेपर 1 के स्टार्ट से क्वेश्चन देख रहे हो और साथ में ही अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर 1 में होता है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। और अगर वो आपका अच्छा है तो 20 क्वेश्चन बड़े आराम से आप बना लेते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में, है ना, क्योंकि स्टैट्स तो आप पढ़ ही रहे हो बिकॉज आप आईसीएस के लिए जा रहे हो। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो डेडिकेटली स्टैट्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस को टाइम देते हैं। पर अगर आपने 20 क्वेश्चन बना लिए तो आपको वेटेज है कि कितने अच्छे आप मार्क्स बना लोगे। तो ये कंप्यूटर और एनए जो है इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए और एनए के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी गाइडेंस के साथ प्रीवियस से क्वेश्चन समझते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो आप हर साल देखोगे पेपर में कुछ टफ नहीं आता है, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन छोड़ दो तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है 2023 का पेपर अगर आप देखोगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक एनए है और तो कितने हो गए 41 से 60 20 क्वेश्चन हो गए एग्जैक्ट। तो 20 क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लोगे। केवल मैं बोलूंगा कि 2-3 क्वेश्चन पेपर में छोड़ने पड़ते हैं। इस रियलिटी को आपको मानना भी पड़ेगा बिकॉज आप 100% तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम में घर पे आके सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, बहुत थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो उस टाइम क्लिक नहीं हो पाती चीजें। तो और एक कॉमन मिस्टेक है हमारी, अरे यार, है ना, माइनस का प्लस देख लिया या ऑप्शन बी था सी कर दिया। सो इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। आप देखोगे कि ये बड़े इजीली हो जाएगा, बट आपको समझना भी पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या कहता है। तो ऐसा नहीं करता कि सोल्यूशन देख लिया काम खत्म। और क्वेश्चन नंबर 41 में अगर आप देख रहे हो तो ये आपको दिख पा रहा होगा क्वेश्चन नंबर 41। सो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। करेक्ट। तो यार 2 चीजें समझने वाली बात है। क्या क्या कि सर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, बहुत लोगों को तो यही नहीं समझ में आता आर्ग्यूमेंट्स है क्या। तो अगर आप एमए की कोचिंग सपोज आपने कहीं से ली है या आपने पढ़ा है तो हम अपने इंस्टीट्यूट में हमेशा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, तो हम हमेशा बताते हैं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज एंट्री। बिकॉज एनए में ये एक ट्रिक है। तो जैसे आप नॉर्मली फंक्शंस पढ़ते आए हो तो फंक्शंस में 2 वेरिएबल होते हैं। करेक्ट। फंक्शंस में जो होते हैं वो 2 वेरिएबल आपके पास होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू fx, तो अगर ये 2 वेरिएबल है y इज इक्वल टू fx, x एंड y आर वेरिएबल, तो आप देखोगे कि x का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, y का वैल्यू अपने आप आएगा। किस पर डिपेंड करेगा? x पर डिपेंड करेगा। सो y कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सर ये तो मुझे पता है सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं। तो यही तो आर्ग्यूमेंट और एंट्री भी है। तो जो आपका x है ना वो आपका आर्ग्यूमेंट्स है। एनए में क्या बोलते हैं x को? मतलब जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। और y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं एंट्री। ठीक है। 2 बातें ध्यान रखना है कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज एंट्री। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि x इज आर्ग्यूमेंट एंड y इज एंट्री। ठीक है। इतना सा आपको पता होना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आराम से जो है वो कर पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस। सो व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस? आप क्या समझते हो डिवाइडेड डिफरेंस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी यूज डिवाइडेड डिफरेंस, तो आपने देखा होगा एनए के अंदर हम जनरली क्या करते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ते हैं, ये सारे ऑपरेटर पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, उसके बाद आता है डिवाइड डिफरेंस, है ना, एंड सो डिवाइड डिफरेंस बेसिकली कब यूज होता है? जब आपके पास अनइक्वल इंटरवल्स का डेटा है। मतलब आपके पास आर्गुमेंट कैसा है? 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है ना, फिर 11 है। तो इनके बीच में डिस्टेंस है, दिस इज नॉट इक्वली स्पेस। अगर हम बोलो 2, 4, 6, 8 तो ये इक्वली स्पेस है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 का है। पर अगर बोलो 2, 4, 9, 11, 17 तो अब ये इक्वली स्पेस नहीं है। तो जब आपके पास डेटा इक्वली स्पेस नहीं है पर आपको वहां से कुछ फाइंड करना है, कोई पॉलिनोमियल बनाना है या कोई मिसिंग टर्म ढूंढनी है, सो आप किसका यूज करते हो? डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ना चाहिए तभी आप क्वेश्चंस भी पढ़ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया आप डिवाइड डिफरेंस सारे क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आपको ये गाइडेंस चाहिए, ये पढ़ना जरूरी है। तो डिवाइड डिफरेंस का मतलब समझिए कि डिवाइड डिफरेंस हमें कब यूज करना होता है? जब आपके पास अनइक्वल इंटरवल का डेटा गिवन है तो आप क्या यूज करते हो? डिवाइड डिफरेंस यूज करते हो। ठीक है सर। तो हम निकालेंगे कैसे सर? मतलब है निकालेंगे कैसे काम चलेगा वो आपको देखते हैं। तो सपोज मान लो देखो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालना, तो आपके पास मान लो कुछ आर्ग्यूमेंट्स है x0, x1,
x2, x3 एंड सो ऑन xn। ये आपके पास आर्गुमेंट्स है, दिस इज योर आर्गुमेंट्स, दिस इज योर आर्गुमेंट्स। यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि जो xn माइनस 1 का जो डिफरेंस है ना, ये जो xn माइनस का डिफरेंस है, इट्स नॉट सेम एज xn माइनस 1 xn माइनस 2, है ना। जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, जरूरी नहीं है कि सेम हो, है ना। तो मतलब x1 माइनस x0 का डिफरेंस x2 माइनस x1 से सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट इक्वली स्पेस्ड डेटा, है ना। कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर मान लो ऐसा हो गया आपके पास 1 है, 4 है, 11 है, 13 है, कुछ भी नंबर है आपके पास। दिस इज नॉट इक्वली स्पेस्ड डेटा, ये डेटा जो है इक्वली स्पेस नहीं है। तो ऐसे में आप डिवाइड डिफरेंस कैसे निकालते हो, मतलब आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसे बोलते हो, नोटेशन अगर आप बुक्स को देखोगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये डेल जो आप यूज करते हो, दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एंड यही डेल यूज करते हैं डिवाइड डिफरेंस के लिए। तो ऐसा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसका कोई रूल अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मान लो मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो x0, x1, x2 है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री क्या हो गया, y0, y1, y2। तो मेरा फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, तो या तो मैं इंग्लिश में लिखूं यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, या बहुत बुक में लिखोगे आप डेल डिफरेंस, सिंपल सी बात है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, या आप देखोगे यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ लिखा होगा। तो ये निकलता कैसे है सर, ये बड़ा आसान है। निकलता कैसे है कि इसका माइनस इसका डिफरेंस जो आप करते हो, जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो क्या करते हो, y1 माइनस y1। इसमें बट ट्विस्ट ये है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, इससे भी माइनस करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है x1 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये स्पेस इक्वल नहीं है। यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये मान लो कोई आपका आ गया z1, या आ गया z2। तो जब इसका निकालना है, जैसे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालना था, आपने ये दो आर्ग्यूमेंट यूज किए, है ना, फिर आपने ये दो आर्ग्यूमेंट यूज किए। तो अगर आपको सेकंड का निकालना है तो आपको तीनों आप आर्ग्यूमेंट यूज करने पड़ेंगे। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 ऐसा, और x2 माइनस x1 ऐसा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर मुझे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, 2 की। अगर मुझे सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, 3 की। तो अगर मुझे थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, 4 की। सिंपल सी बात है भाई, 1 में 2 की पड़ रही है, 2 में 3 की पड़ रही है, 3 में कितने की पड़ेगी, 4 की। सिंपल सी बात है ना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, या कोई बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं था जो हमें पता नहीं था। तो ये बड़ा आराम से नोटेशन भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि जैसे मान लो f of x0 x1, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, उसको ऐसे लिखते हैं f of x1 माइनस f of x0 अपॉन x1 माइनस x0। दिस इज योर फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, दिस इज योर फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। इसको ऐसा भी लिखते हैं। अब मान लो सर मैं तो ये नहीं पढ़ के जाता, मैं तो ये आपकी नोटेशन को याद नहीं रखूंगा, मैं वो गारंटी देता हूं अगर आप सारी नोटेशन नहीं पढ़ के जाते, आपसे इसी पेपर का अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छी जगह आपको पढ़ना, या अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए कि सर मुझे सिर्फ रटवाओ मत, मुझे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मत दो, आप हर नोटेशन बताओ, हर चीज बताओ, ताकि एग्जाम में कभी ये आ सकता है, कभी ये आ सकता है, कभी ये आ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए तीनों का मतलब एक ही है, डिवाइड डिफरेंस। तो इसको आपको समझना है कि इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस है। सर फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस किसी और आर्गुमेंट का निकाल के दिखाओ, मैं किसी और आर्गुमेंट का निकाल देता हूं। अब देखना इस बार मैं क्या करूंगा, ये कर दूंगा f of x1 माइनस f of x2 अपॉन x1 माइनस x2। सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तो आपने बोला x1 माइनस x0 होता है और x1 माइनस x0, अब आपने x1 माइनस x2 लिख दिया। तो आप मुझे खुद बताना कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं x2 माइनस x1 करूं और x2 माइनस x1 नीचे करूं तो माइनस ऊपर से कॉमन, माइनस नीचे से कॉमन, खत्म। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। मतलब कि सर x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लो या x1 x0 का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लो, डजंट मैटर, सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी के आप प्रीवियस में देखोगे और लास्ट और थोड़े से प्रीवियस पिछले वाले प्रीवियस में। तो दिस इज द पॉइंट जो पेपर में पूछा गया कि डिवाइड डिफरेंस आर सिमेट्रिक, यस डिवाइड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिक।
तो ये भी आप समझ में आ गया, अगर कंसेप्ट समझोगे तब सारी चीजें क्लिक कर पाओगे। तो अब मेरे को फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालने के लिए कितने आर्गुमेंट चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए। अगर मुझे सेकंड निकालना है तो मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए, x0 x1 x2। ये भी मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। x1 x2 माइनस x0 x1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल सी बात है। तो सेकंड में मुझे कितने लगे, 3 आर्गुमेंट लगे। सेकंड में मुझे कितने आर्गुमेंट लगे, 3 आर्गुमेंट। तो मुझे थर्ड अगर निकालना है तो मुझे कितने आर्गुमेंट चाहिए सर, ऑफ कोर्स 4 चाहिए आपको। थर्ड डिवाइड डिफरेंस में क्या चाहिए, 4 चाहिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कोई डाउट है तो वीडियो पॉज करें और एक बार देखें। 42 मैंने क्या कहा था, अगर आपने नोटेशन नहीं समझी होती, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन याद किया था, आपको ये नहीं पता डिवाइड डिफरेंस नोटेशंस क्या है, तो ये अगला ही क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे ये क्या है। आधे बच्चों के लिए ये क्या है सर, ये तो मुझे लग रहा है ये फर्स्ट डिफरेंस का स्क्वायर है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर लिखा हुआ है, या सर ये मुझे डबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालना है। तो आपके मन में अलग अलग थॉट आते हैं। बट अगर आपने पढ़ा है तो आप समझो बड़े आराम से कि आपने क्या लिखा था, डेल स्क्वायर मतलब सेकंड है ये, है ना। जैसे इसमें मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये फर्स्ट में मैंने ऐसा लिखा था, ये अगर है तो डेल एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट, तो दिस इज द फंक्शन वैल्यू। अगर मैं इसको लिख के अगर आपको दिखाऊं तो ये क्या है, दिस इज डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट x1 कॉमा x2, ये दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो आपको समझ में आता है कि सर ये डिवाइड डिफरेंस की नोटेशन है। यहां जो लिखा होता है फंक्शन की वैल्यू है और ये जो लिखे होते हैं वो आर्गुमेंट लिखे होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि डेल स्क्वायर एक्स क्यूब है क्या सर, तो डेल स्क्वायर एक्स क्यूब का मतलब है सर आपको इस फंक्शन का, इस एक्स क्यूब फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो एक टेबल बना लेते हैं, बड़े आराम से हमें टेबल बनानी आती है ना। यू कैन कंसिडर डिवाइड डिफरेंस फॉरवर्ड टेबल। तो आप देखो आर्गुमेंट ले लेते हैं। आर्गुमेंट क्या है, देखो x है, y और z है। दिस थ्री आर्गुमेंट्स आई हैव। अब फंक्शन का क्या है, दिस इज अ फंक्शन, मतलब अगर आप यहाँ पे y डालोगे दिस इज y क्यूब, z डालोगे दिस इज z क्यूब, तो ये आपका x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ये क्या आ गया, ये एंट्री है, दिस इज योर एंट्री। सो अब आपको क्या है, ये आपका हो गया, मान लो क्या लिखो, आर्गुमेंट लिख लेता हूं, दिस इज योर आर्गुमेंट, दिस इज योर एंट्री। तो अब मुझे निकालना है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस और सेकंड। खुद से करो वैसे तो, है ना, ये मत सोचो कि आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं आप फॉरवर्ड करोगे। आप क्या करोगे, अभी टिक 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 10 सेकंड 20 सेकंड आई किया और सोल्यूशन देखा, खत्म सर, इतना टाइम नहीं हमारे पास आपकी पूरी वीडियो देखे। बट ये मतलब ठीक है, अगर आप पेपर वाले दिन देख रहे हो कि अभी 2 घंटे बाद पेपर में सुबह सोल्यूशन देख के जा रहा हूँ बस, तो चलता है। बट अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर ये नहीं चलता, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है। तो हमारी बस एक प्रॉब्लम रहती है कि हम लिखना नहीं चाहते मैथ्स को, हम क्वेश्चन देख के सिर्फ सोचते हैं कि आएगा सोल्यूशन तो आएगा, बट वो नहीं आ पाता है ना, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं घर पे। तो फिर पेपर में ऑफकोर्स आए से तो लिखना ही होता है ना, तो वो थोड़ा सा आपको टफ करेगा आपके लिए। तो मैं माइनस करके दिखाता हूँ फर्स्ट के लिए। मैंने जैसे बताया था आपको कि क्या होगा, फर्स्ट इज वेरी इजी, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स। अब यहाँ आपकी बेसिक मैथ्स खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि सर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आता ही नहीं। मैं 2-4 बच्चों की बात नहीं करना जिन्हें आता है, बट जनरली आप सोचोगे दिमाग में कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो हर बेसिक चीज मैथ्स की। अगर नहीं पता होगी तो आपको दिक्कत देगी, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते एनए को या एनए के टीचर्स को या एनए की बुक्स को कि सर ये तो नहीं था वहां पे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको हम पता नहीं शायद 6 के बाद ही पढ़ा देते हैं, है ना, ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज व्हाट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो y माइनस एक्स ऊपर है, y माइनस एक्स नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे z क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन z माइनस वाई, तो ये सेम फॉर्मूला पे क्या आएगा, z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई। आई होप इट इज क्लियर। अब सेकंड निकालना है तो दिस माइनस दिस, तो z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही गड़बड़ हो जाती है, माइनस में ही सबसे बड़ी गलती होती है पेपर में,
कि सर हमने माइनस ढंग से नहीं किया, मेरे को ना y को x दिख रहा था, x मेरा y दिख रहा था। ये आपकी तकलीफ सबसे बड़ी होती है एग्जाम में। आप देखना माइनस में अगर कोई तकलीफ लग रही हो आपको, मैंने पहले ही बताया था कि दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, तो फर्स्ट आर्गुमेंट आता है दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, फर्स्ट आर्गुमेंट आता है। सेकंड के लिए 3 आर्गुमेंट की जरूरत होती है तो एक ही निकलेगा। सेकंड अगर आपको निकालना है तो आपको 3 आर्गुमेंट चाहिए, तो 3 आर्गुमेंट दिए तो एक निकल सकता है, 6 दिए हो तो 2 निकल सकते थे, है ना ऐसे। सो तो मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस होल डिवाइड बाय z माइनस x, वो किया। सॉल्व कर लेते हैं इसे सर। तो मुझे दिख रहा है y स्क्वायर माइनस y से कट जाएगा, तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ये सॉरी z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये zy है और ये yx है, क्या कॉमन ले सकता हूँ, y कॉमन ले सकता हूँ, तो z माइनस x अंदर आ जाएगा। नीचे भी z माइनस x है, तो आप देख रहे हो अलग अलग करूंगा तो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज z माइनस x, z प्लस x प्लस y z माइनस x अपॉन z माइनस x। तो z माइनस x टू z माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट आई गेट z प्लस x प्लस y, तो मतलब x प्लस y प्लस z। दिस इज द सॉल्यूशन। क्या समझ नहीं आया, ये अपने आप से पूछना है आपको कि ये मेरा एग्जाम में गलत किया है, आपने प्रीवियस ईयर दिया था फिर से 2024 दे रहे हो मेरा, तो आपको ये पूछना है कि मैंने ये क्यों सॉल्व नहीं किया था। मैं आपको बताता हूँ, जिसके दिल में आ रहा होगा यार मैंने अटेम्प्ट तो किया था सर आंसर ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने ना इसको एज इट इज लेके चला, आपने ये एज इट इज लेके चला, ये एज इट इज लेके चला, ये नहीं किया आपने पेपर में। आप इसमें से इसको माइनस करके फिर नीचे लिख रहे हो z माइनस एक्स। पेपर है वो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इतने बड़े नंबर आपको सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो मेक इट सिंपल, तब जाके आपका एग्जाम आपको अच्छे से देखेगा, वरना बेटा टफ हो जाएगा। तो मुझे खुद को पर्सनली फील होता है कि ये जो यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है ऐसे जिसमें अगर आप डेडिकेटली थोड़ी सी मेहनत करते हो ना, कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह रहा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती ना IAS IPS, वो नहीं करनी पड़ती। अगर आप फंडामेंटली करेक्ट हो, आपका बेसिक करेक्ट है, आपकी थ्योरी करेक्ट है, तो आप मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट पेपर 1 बहुत आसान है, पेपर 1 जिसमें आप अच्छे नंबर अगर स्कोर कर लेते हो, मतलब 150 तक पहुंच जाओ आप, तो आपके बल्ले बल्ले है फिर तो, है ना। फिर तो आपके थोड़े थोड़े पेपर 10-15 नंबर कम भी रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हो, तो बहुत इजी आता है, इसमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट्स? वीडियो पॉज करें और समझें और देखें कि हमें क्या समझ नहीं आया। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 43। आज हम 5 करेंगे, है ना। तो 43 हम करते हैं, सो लेट्स वेट। 43, अब 43 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 43, लेट ux be a polynomial of degree 3 given that u0 plus u4 72, u1 u3 42, what is the value of u2 assuming that difference is 1। कैसे करेंगे सर? सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स लगा सकते हो, जो हम पढ़ाते हैं, कोई और पढ़ता नहीं है उसको, है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने आपको नहीं पढ़ा रखा है ना, आपने कुछ नहीं ले रखी, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो मैं उस बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो एक जनरल बच्चा है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोचिंग उसने ली नहीं है, सेल्फ स्टडी की है, बट वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहा, हम उस अप्रोच से चलते हैं पहले, है ना। तो आप बाकी दूसरे अप्रोच जिन्होंने पढ़ रखा है वो आराम से बना लेंगे, है ना, डेल एफ लेके डेल्टा एफ लेके बड़े आराम से बना लेंगे। बट एक जनरल लेमैन लैंग्वेज की अप्रोच क्या कहती है? क्वेश्चन कहता है कि यूएक्स एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का सर, तो ठीक है एक पॉलिनोमियल है, तो आप समझते जाओ डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल दिखता कैसा होगा। अगर मान लो एक लेमैन लैंग्वेज है, तो वो लेमैन मैन है तो क्या सोचेगा, सॉरी, सो एक यूएक्स पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है तो कैसा दिखता है सर? वो ऐसा दिखता है सर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब। यस सर, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो ऐसे ही होता है, जिसमें ए बी सी डी कांस्टेंट है। सर आपने ए बी सी डी क्यों लिए? बिल्कुल मुझे नहीं पता, 1 है 2 है 0 है 7 है, क्या है मुझे नहीं पता, सो आई हैव टेकन ए बी सी डी। तो ये एक पॉलिनोमियल है सर, जो दिया है ना वो लिखो पेपर में, आपका आंसर पक्का आएगा 100%। सो u0 u4 72 है, तो फाइंड कर लो पहले। तो u0 क्या है सर? तो व्हाट इज u0? u0 इज a। व्हाट इज u4? u4 इज a प्लस 4b प्लस 16c प्लस 64d।
बस, है ना, करेक्ट है। तो सर u1 भी निकाल लो ना फिर आप, तो u1 भी निकाल लेते हैं सर। u1 इज a प्लस b प्लस c प्लस d, ये निकाल लेते हैं सर। सो व्हाट इज u3? u3 इज a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 27d। नॉर्मल कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर ही किया बस, है ना, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें सर आपका कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटा है हमने, यहाँ पे जो लिखा था वही किया। तो मैं कह रहा हूँ मैं तो एक उस कॉमन मैन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ जिसको एनए कभी पढ़ के ही नहीं गया। क्या वो पेपर में सॉल्व कर सकता है इसको? बिल्कुल कर सकता है। कुछ नहीं करना सर, जो लिखा है वो करता जाएगा। तो कहता है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, u0 u4 u1 u3 निकाल लो, निकाल लिए। कह रहा है u0 u4 को ऐड कर दो सर, कर लेते हैं सर। u0 u4 को ऐड करोगे तो कहता है 72 के बराबर है, करके देख लेते हैं सर। a प्लस a 2a है सर, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये 4b है सर, ये 16c है, ये 64d है, ये 72 के बराबर है। अब मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ सकता है तो मैं कर देता हूँ a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 32d, करेक्ट है, हाँ है ना, इज इक्वल टू 36। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यही तो करते हैं आप, मानो कुछ नहीं आता हमें, ये लेके चलते हैं सर, हमें तो एनए का ज्ञान नहीं है, तो क्या हम एक क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं? देखो करके देखते हैं। u1 u3 42 के बराबर है, कर लेते हैं सर। u1 u3 42 के बराबर, ऐड करना जरा बेटा। a प्लस a 2a, b प्लस 3b 4b, 10, कुछ इधर उधर कर दूं तो बता देना, 28d इज इक्वल टू 42। सर ये भी लग रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा, कर दो बेटा। a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 14d इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछेगा, किसी बच्चे में यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन तो दिखता रहेगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो क्या करें, ये हटा दें, हटा देते हैं, आपने लिख ही दिया होगा। तो इसको माइनस कर दें क्या? लग तो रहा है सीधा सीधा, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, a माइनस a कैंसिल आउट, लिख लेते हैं। चलो a लिख लेते हैं, 2b लिख लेते हैं, 5c 14d 21। पहले खुद से करेंगे एक बार, इसको मत देखो, पेन पेपर लेके बैठे तो खुद से करो जल्दी से। कैंसिल कैंसिल, 8 माइनस 5 3c, करेक्ट है ना, एंड दिस इज 18, करेक्ट, एंड दिस इज 15, करेक्ट है। तो सर अब कैसे सॉल्व करोगे ये आप? तो मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था, ये मुझे 6th क्लास में पढ़ाया था किसी ने, कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है उसमें 4 वेरिएबल, आप सॉल्व तो नहीं कर सकते, है ना, 2 को आर्बिट्री मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उन 2 को सॉल्व किया और मेरे पास अब आ गए 2 वेरिएबल, मुझे एक की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो मुझे सिंपल दिख रहा है, एक को 0 ले लेता हूं, तो अगर मैं c को 0 लूंगा तो 15/18 फ्रैक्शन नंबर आ जाएगा, बेकार लग रहा है मेरे को तो सर। तो अगर आप b को 0 ले लो, इफ यू टेक d 0, यू गेट c का वैल्यू सीधा सीधा, है ना। कोई आर्ग्यू कर सकता है मेरे को, सर मैं तो c को 0 लूंगा, भाई ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करेगा, पर मेरे को थोड़ा सा आसान दिख रहा है कि 15 डिवाइड होता है 3 से 18 नहीं होता, तो मैंने ऐसा किया। ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन फंस जाओगे, पर बाकी चीजें सिंपल चलती है, कोई दिक्कत नहीं। c को अब मेरा c का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। सर निकालना क्या था? u2 निकालना है बेटा, तो u2 निकालने के लिए इसमें u2 डालो, u2 डालो, तो दिस इज a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मेरे को d का वैल्यू पता है 0 है, तो u2 में a प्लस 2b प्लस c का वैल्यू मुझे पता है, तो 5 इंटू 4 20, d का वैल्यू मेरे पास 0 है, तो आया प्लस। तो सर मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि मेरे पास वैल्यू आ जाए a या b में से किसी की, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। तो आप देखो कुछ कर सकते हैं क्या, आप देखो इसमें से कुछ ऐसा जुगाड़ से बनाए तो काम हो जाएगा अपने आप में। कोई और इक्वेशन बनाए और एक चीज करें, तो हम क्या करना हमें चाहिए कि हमारे पास आंसर आ जाए। ये अब आपको 1 मिनट सोचना, मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ यहाँ पे, कि आप समझ पाओ कि यहाँ पे क्या इधर हुआ उधर हुआ, कि कैसे ये बन रहा है फटाफट से। कुछ क्लियर होगा? नहीं? आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो बेटा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज कर लो। आप कैसे यूज करोगे, तो सर जो वैल्यू आया था आपका डी और सी का, उसको यहाँ डाल देते हैं एक बार। तो यहाँ डाल के देख लेते हैं एक बार कि क्या आता है। तो यहाँ डाला तो ए आ गया, प्लस 2b आ गया, प्लस दिस इज 8 5 is 40, और d का वैल्यू 0 है तो 36 कर लेते हैं। तो a प्लस 2b 36 माइनस 40 विच इज -4। आई कैन टेक a 0, क्यों? क्योंकि सर b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू -2 आ गया। सर b को 0 ले लेता तो ये -4 आ जाता, बिल्कुल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो तकलीफ नहीं। तो आपके पास काफी सारी वैल्यू आ गई है। सो a की वैल्यू अगर आप देखोगे 0 है, b की वैल्यू देखोगे -2 प्लस 20, तो दिस इज -4 प्लस 20 इज इक्वल टू 16। सो सिंपल, यू कैन चेक आंसर की है ना, भरोसा करना चाहिए ना, आप बंद करके देखें। सो आई हैव चेक ऑलरेडी, बट आप चेक कर सकते हो, आंसर इज 16। सो आई होप ये क्लियर है। सर आपने डिवाइड डिफरेंट का तो यूज किया ही नहीं। हाँ मतलब लंबा सा करता, मैं उसको कर भी सकता हूँ मैं, मतलब मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, बट मैं ये करना चाहता था इस क्वेश्चन में कि अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत आ चुके हैं, मान लो मुझे एमए नहीं आता तो कैसे करते हैं। ठीक है सर, नॉर्मल मैथ्स तो आती है, मैं बस पढ़ता और लिखता चला जाता। तो ये वाला स्टेप जो आपने यहाँ निकाला था, वो बस ये समझना था कि आपके पास 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, यू कैन नॉट फाइंड ऑल ABCD अनलेस आप किसी 2 को फ्री मानोगे। तो मैंने इधर A को फ्री माना है और D को फ्री माना है। सर और किसी को मान सकते थे, मान सकते, जो भी आप इक्वेशन आसान करे वो ले लो। तो आई होप इट इज क्लियर। देखो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिखता है ना। सो इफ डिफरेंसिंग इंटरवल ऑफ लेंथ h देन व्हाट इज दिस वैल्यू। अब बड़ा ही टेंशन आ जाता है, ये क्या आ गया सर, है ना। अब इसमें बहुत कंफ्यूज किया, अगर आप देखोगे हमें क्लास में भी इसकी वैल्यू निकाली होती है, इसकी वैल्यू निकाली होती है। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो बाकी आप आराम से निकाल लोगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सो दिस इज डेल ऑफ tan इनवर्स x। सर कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस? सो व्हाट इज del fx, क्या लगता है आपको, व्हाट इज del fx? del fx इज नथिंग बट f of x plus h minus f of x। दिस इज del fx, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इस पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, दिस इज सर tan इनवर्स x plus h minus tan इनवर्स x। यहाँ पे आपकी मैथ्स खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि सर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बस अगर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, है ना, फिर जय माता दी करनी पड़ती, शायद वो काम आ जाती। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके बराबर होता है? तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b के। प्लीज याद रखेंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स x plus h minus x upon 1 plus x plus h into x। I hope you got this point।
तो दिस इज tan इनवर्स, दिस इज कैंसिल आउट, तो यू गेट h और नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई। तो बिहार क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस hx प्लस 1 tan ऑफ व्हाट इज tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या आ गया हुआ है? तो दिस इज tan इनवर्स h ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx। तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस hx प्लस 1 इनटू h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx। देखो कितना सुंदर बना के दिया उसने। इसे सुंदर क्या करके देगा आपको? है क्या चाहोगे आप इससे कि भाई तू ये कर दे? इतना सिंपल है ना। तो आपको ये कर दे दिया, ये आपने यहां उठा लिया। इसे सिंपल कैसे पेपर बनाएंगे, कैसे? तो जिसका अगर ये छोड़ के आया पेपर उसे थोड़ा सा दुख हुआ होगा यार, पर दुख नहीं होना, कोई बात नहीं, सब पार्ट ऑफ जॉब। सो हो जाता है, कभी नहीं समझ में आता, कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो बड़ा आसान होता है बाद में समझाना, बताना या फील करना। बट पेपर ऐसे बोलो, पेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट या जस्ट ट्राई टू करेक्ट 70% पेपर, है ना। अगर आप उस पर फोकस करोगे ना 70% में, तो आप हमेशा सक्सेस हो जाओगे। 100% पे करोगे तो आप वही आर पार खेल रहे हो और फिर पार ही होता है, आप तो कभी नहीं होता उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस से करोगे तो बड़ा आसान है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। आई होप इट इज क्लियर। So next question is question number 45 and ये बहुत ज़्यादा आसान है ना। तो ये फिर से अगेन वही फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन है, तो ये मैं कहूँगा कि आप खुद से सॉल्व जरूर करें। क्या करना है वो मैं आपको सारा समझाता हूँ, कुछ भी नहीं करना। कह रहा है x की पावर जो r है वो ऐसे लिखा गया है, तो मतलब फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है आप खुद ही बता दो मेरे को। हाउ टू राइट फैक्टोरियल x n, अगर या n फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल लेते हैं तो आप कैसे लिखते हो इसको? 3 2 1, ये मैथ्स का फैक्टोरियल है। ये किसमें? न्यूमेरिकल एनालिसिस का फैक्टोरियल है, x की पावर आप, तो उसमें क्या लिखते हैं कि अगर x की पावर 2 है तो इसको आप लिखते हो x माइनस 1। x की पावर 3 है तो आप लिखते हो x माइनस 1 x माइनस 2। अगर x की पावर 4 है तो आप लिखते हो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, बस खत्म हो गया एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना ना, क्वेश्चन तो कितना ही आसान कर दिया उसने आपके लिए। तो क्वेश्चन तो उसने हलवा बना दिया कि भाई 2 x की पावर 5 है, x की पावर 5 को लिखना है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड सो ऑन। इसके आगे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सर x क्यूब है, तो x क्यूब में तो x4 का कोएफिशिएंट तो कोई बनेगा नहीं भाई। मल्टीप्लाई करोगे x4 जहां आएगा वो यहां ही आ सकता है ना। 1 2 3 4 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इसके बाद तो आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा x क्यूब में x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो इंटू करोगे तो x क्यूब आएगा बस। तो ये सारी टर्म बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इन दो को सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करोगे तो इससे देखोगे आंसर आपके पास आएगा 20। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना और इसका साफ साफ दिख ही रहा है कि ये -5 है, तो ये -20 आएगा, सॉरी, और ये -5 है, तो विच इज आंसर इज -25। यू कैन वेरीफाई। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना और क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई करके वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं x इसको क्या लिखूंगा x² माइनस x, फिर इसको इससे करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा, ऐसा कर लो। आप दिमाग में लगा सकते हो ना कि कहाँ पे x4 बन सकता है। ये आप थोड़ा सोचोगे तो आपको ज्यादा फील होगा। आप घर में बैठना तसल्ली से, है ना, नॉर्मल कैलकुलेटर में करोगे 1 सेकंड में हो जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 2 लिखोगे 1 सेकंड में नंबर आता है कि भाई ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट है। पर आप दिमाग भी लगाओ ना कि कहाँ से मैक्सिमम बन सकता है। तो ये x हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, है ना, ये आपका 6 हो जाएगा। यहां से क्या होगा x², सर x³ सर x4, ये बन गया। और सर यहां से अगर आगे जाऊं तो क्या बन जाएगा? तो भी बन जाएगा, ये वाला x है, इस वाले x से बन जाएगा। तो 2 बन रहे हैं यहां से, है ना। एक तो ये वाला दे रहा है सर, ये x और ये x, और ये वाला x जो यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा
ये दिमाग वाली कैलकुलेशन है थोड़ी सी। आप ये सोचोगे सर ये तो गधा मजदूरी टाइप दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन करते जाओ मल्टीप्लाई दे दिया, पर ठीक है क्या फर्क पड़ता है, ऐसे पूरा नहीं मानते। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 ये एक बन गया। याद देखना ये वाला एक मल्टीप्लाई जब करोगे आप इस वाले को इससे करोगे 2x, फिर जब मल्टीप्लाई आगे करोगे तो 3x स्क्वायर, ऐसे बनाओगे 2 बन जाएंगे आपके पास, तो ये 2 आ जाएंगे यहाँ से आपके पास। तो ये बस कोएफिशिएंट डिराइव करना है। तो आई होप कि अभी 5 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, खत्म नहीं हुई है सीरीज, 45 तक पहुंचे हैं अभी हम, 46 से लेकर 60 तक बचे हैं, तो धीरे धीरे करेंगे। पर आपको ट्राई करना है खुद से और फिर कंपेयर करना है हमारे सोल्यूशन से कि आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं।